हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेट लॉ। देखिए, रेट लॉ बेसिकली क्या बताता है हमारे को रिएक्शन के बारे में। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हमारे पास गिवन है, जैसे अब आप देख रहे हो आपके पास ये हमने एक जनरल रिएक्शन दे रखी है आपको। ए प्लस में बी बी, और ये क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है जी। अब रिएक्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? अगर रिएक्टेंट की बात करें तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे ए है। और इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, वो क्या हमारे को दे रखा है आपके पास में, स्मॉल ए। यानी इतने मोल्स हमारे पास इस ए रिएक्टेंट के हैं जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अब बी रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसके कितने मोल्स रिएक्टेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब रेट लो क्या कहता है हमारे को कि भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो सभी के सभी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। यानी कि ये चीजें हमारे को पता लगानी पड़ती है एक्सपेरिमेंटली। अगर एक्सपेरिमेंटली की बात करेंगे या एक्सपेरिमेंटल लॉ बोल सकते हो आप, इसको ऐसे कह सकते हो आप कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई रिएक्शन हमारा अगर टेक प्लेस कर रही है तो हमें ये देखना होता है कि भाई रिएक्टेंट के जो मोल्स हमारे पास गिवन है, कितने ऐसे मोल्स हैं रिएक्टेंट के जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, और कितने ऐसे मोल्स हैं रिएक्टेंट के जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो उनका कोलिजन कैसा है, प्रॉपर है। तो जिन मोल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होती है और जिनका कोलिजन आपका एक प्रॉपर तरीके से होता है, तो वो तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी आप कह सकते हो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते वो प्रोडक्ट बनाने में क्या होता है, कैपेबल नहीं होते। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि जैसे अब आपके पास देखिए, अब आप थोड़ा सा रीड करके देखिए। अब आप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मे नॉट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो रेट लॉ है वो हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई जो मोल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रखते हैं, जिनका कोलिजन प्रॉपर होता है, वही तो प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें हमारे को एक्सपेरिमेंटली देखनी पड़ती है। तो आप बोलेंगे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा फ्यू एक्सपेरिमेंटल फाउंड कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट हमारा। अब जैसे कि हमने उसमें देख लीजिए, हमने मान लिया कि जो हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन कितनी थी, ये स्मॉल ए थी, और बी की कंसंट्रेशन क्या थी, स्मॉल बी थी। अब ए का जितना पार्ट या जितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में या जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है, वो हमने मान लिया अल्फा के बराबर है। और इस बी रिएक्टेंट के जो बी टोटल मोल्स हैं, इसमें से जितने मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे हैं वो हमारे पास बीटा के बराबर है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशंस कौन सी हो गई हमारे पास, अल्फा ऑफ ए एंड बीटा ऑफ बी कह सकते हो आप, जिन पे आपका रेट आपका एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है, टोटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे पास। तो अगर हम रेट को दिखाते हैं तो हम मेंशन करते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशंस। हम मोलर कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं ए एंड बी, और उनकी कुछ ना कुछ पावर होगी। वो पावर का मतलब क्या है, आपसे क्या मतलब है हमारा, भाई जिन कंसंट्रेशंस पे रेट एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है, यानी जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो ए की अल्फा हो रही थी, बी की बीटा हो रही थी। तो आपने बताया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट का यूज करेंगे। यहां पर कांस्टेंट हमने क्या लगाया हुआ है, के। यहाँ पे के क्या है, हमारा कांस्टेंट है। इसी को आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो जनरली बोलते ही हो आप, लेकिन इसको आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हो। तो किसी भी नाम से इसको हम बोल सकते हैं कि चाहे रेट कांस्टेंट कह लें, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट कह लें, चाहे हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कह लें। और ये जो रिजल्ट आया हुआ है हमारा, ये जो रिजल्ट आपके पास आया हुआ है ना, जिसमें आपने बताया हुआ है रेट इक्वल टू में के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, तो यही क्या हो गया, हमारा रेट लॉ हो गया। तो डेफिनेशन आपको बताई हुई है, देखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है किसके टर्म में? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की। और ये रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर, और जिसकी हम कुछ ना कुछ पावर इंडिकेट कर रहे हैं, राइज टू सम पावर। और वो पावर का मतलब समझ ही रहे हो आप कि ये वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो यही रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है? रेट लॉ कहलाता है। तो रेट लॉ बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिलेट करता है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं भाई? हम रेट लॉ बोलते हैं। अब आप देख लीजिए हमारे पास, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इस बात को थोड़ा सा हम। मान लीजिए हमारे पास में अब कोई रिएक्शन दे रखी है N2O5, ठीक है। अब इससे हमने बना लिया NO2 प्लस O2, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। ये आपके पास हो गया 2 मोल N2O5, 4 मोल NO2 बन रहे हैं और O2 बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम यहां पर इसका हम रेट लॉ दिखाते हैं, तो रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? के N2O5 की बात करनी है तो आप यहाँ पे बताएंगे N2O5 और पावर आपकी क्या हो गई? 1। अब आप देखिए यहाँ पर तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की 2 वैल्यू दे रखी है, यानी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन में 2 मोल्स दिए हुए हैं, लेकिन रेट केवल एक ही मोल पे डिपेंड करता है। तो ये कैसे पता चलेगा हमारे को? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम तो हम वहां पे देखेंगे कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का, उसमें केवल एक ही मोल इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। इसीलिए आप बोलते हैं कि इस रिएक्शन में पावर आपने क्या लगाई हुई है? 1 लगाई हुई है। एक मोल पे डिपेंड कर रहा है। अब इन पावर्स को भी हम कुछ बोलते हैं। इन पावर्स का जो सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं, अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें, मान लो मैंने अल्फा प्लस बीटा की बात करनी है, तो इनके दोनों के सम को ही क्या बोलते हो आप? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट लॉ में आपका रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा जो बता रहे हैं, इन पावर्स को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे रिएक्शन का ऑर्डर पता चलता है हमारे को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है ये वो टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनका जो सम अप होता है, और जो हमारे को ये बताता है कि भी जिन पे रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड कर रहा है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में लेकर के डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपने ये देखा कि भी कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो आपके पास जो टोटल मोल्स दे रखे हैं उस पे रिएक्शन का रेट पूरे पे ही डिपेंड कर रहा हो। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती हैं कि जितनी कंसंट्रेशन वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, उनमें से कितने पे रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो आई थिंक सो रेट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए हमारे पास S2 है प्लस I2 है, और ये मैंने बना दिया जी 2HI। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो इसका जो रेट होगा, रेट यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। रेट इक्वल टू में आपका हो जाएगा K, और 1 मोल S2 का है और 1 मोल I2 का है। यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो जैसे मैंने पावर 1 दिखाई हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो भी टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, सभी पे ही रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी। अब आगे हम बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज रेट कांस्टेंट क्या होता है, या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं आपसे। तो पहले आपने जनरल रिएक्शन ले ली, जैसे अभी रेट लॉ के केस में हमने ली थी ए प्लस बी, और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। रेट लॉ भी हमने एक्सप्रेस किया था, रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अब आपकी कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ए और बी की बात कर रहे हैं, अगर वो कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेके चल रहे हैं, यानी ए की जो मोलर कंसंट्रेशन है, बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारी, अगर हमारी वो 1 लेके चलेंगे, तो उस कंडीशन में आपको पता है जब ए और बी की वैल्यू अगर 1 लेके चलेंगे, तो उस कंडीशन में पावर चाहे कुछ भी क्यों ना लगा दें,
यानी 2 लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, तो आपका अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 होता है, क्यूब करते हैं तो भी 1 ही होता है। तो पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो टोटल ये ए और बी की जगह पे तो 1 ही हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा बोलेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। तो यहां से अगर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो हमारे लिए बिल्कुल इजी है। तो रेट कांस्टेंट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो भाई के क्या है हमारा, रेट के बराबर है, तो डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। देखो, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन में, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन एज यूनिटी। तो देखो यही डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के। इस कंडीशन में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी, यानी कि 1 के बराबर है। ठीक है जी। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे रेट कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको लेकर के बात करनी है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आपको देखो फर्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन हो, उसके लिए रेट कांस्टेंट अगर की वैल्यू दे रखी है, तो आपने ये देखना है कि किसकी वैल्यू आपको ग्रेटर वैल्यू दे रखी है, तो उसी का रेट क्या होगा, हाई होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसको हम रेट को की बात करें तो R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रेट को। ठीक है जी, R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए उसके लिए हमारा K1 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 3, और दूसरी रिएक्शन है R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रेट को, उसके लिए K2 दे रखा है हमारे को रेट, सेकंड रेट कांस्टेंट बोल सकते हो आप, 10 की पावर -3। तो वैल्यू किसकी बड़ी है बोलो तो, भाई आपको K1 की वैल्यू बड़ी है, K2 की वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे जो फर्स्ट रिएक्शन है यानी R1 की बात करेंगे तो इसका जो रेट कैसा होगा, फास्ट होगा। ये रिएक्शन रैपिडली टेक प्लेस करेगी क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दो रिएक्शन अगर दे रखी है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है, तो उस कंडीशन में आप आसानी से बता सकते हो भी कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर दे रखी है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू अगर दे रखी है रेट कांस्टेंट की, और वहां पर टेम्परेचर क्या है वो भी फिक्स है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। जब तक ले आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे, किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है जी, और अगर आपका टेम्परेचर हमारा वहां पे कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो आपका रेट कांस्टेंट भी वहां पे क्या होगा, एक अपनी पर्टिकुलर वैल्यू रखेगा। वो जब भी चेंज हो सकता है रेट कांस्टेंट, जब आप टेम्परेचर को वेरी करो, टेम्परेचर को चेंज करो। जैसे अब आपको अगले पॉइंट में यही बात बताई गई है, देखिए आप, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन। अगर रिएक्शन हमारी सेम है लेकिन उसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, वो भी हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यानी कि अगर सेम रिएक्शन पे अगर आप टेम्परेचर को वैल्यू की बात करोगे आप, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करोगे, आपका रेट कांस्टेंट भी वेरी कर जाएगा। तो ये आपका एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इसमें जो रेट होता है जो रिएक्शन का, बोले तो रेट किसके डायरेक्टिव वसल होता है, बोलेंगे के। जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही बोलेंगे रेट ज्यादा होगा। और के किसके डायरेक्टिव वसल है बोलेंगे तो हमारा टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। अब आगे बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन की। तो आपका जो रेट कांस्टेंट होता है ये केवल एक टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जिसपे ये आपका डिपेंड कर रहा है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करोगे तो उसका इफेक्ट आपका रेट कांस्टेंट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट व्हेन वी आर वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो आप वहां पे बताएंगे कि भाई अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो आज के टॉपिक में हमने क्या समझा भाई, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।